हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विजन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव को हम लोग पौधा गृह प्रभाव भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन नहीं होता, क्योंकि तब पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, न कि वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। यह अभी 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर यह ना होता तो -18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता, जिससे जीवन संभव नहीं होता। धरती के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें से ग्रीन हाउस प्रभाव एक है। प्रमुख हरित गृह गैसें। कांच के घर या हरित गृह में कोई ऐसी गैस नहीं पाई जाती है जो प्राकृतिक पर्यावरण में न हो, परंतु पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली उन गैसों को ही जो हरित गृह प्रभाव को उत्पन्न करती है हरित गृह गैस कहते हैं। इन गैसों की सूची निम्न प्रकार है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह 6 प्रमुख हरित गृह गैसें हैं। इनके बारे में हमें आगे पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड। समस्त ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल में सर्वाधिक, जो कि 350 ppm से अधिक है। सन 1980 में यह स्तर 280 से 290 ppm था, जो बढ़कर सन 1988 में 350 ppm पहुंचा तथा आशंका है कि सन 2050 तक 500 से 700 ppm तक बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से जो वातावरण का, वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है। ओजोन। ओजोन वाहनों द्वारा निकले नाइट्रस ऑक्साइड गैसों के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होता है। यह गैस भी वायुमंडलीय ऊष्मायन में सक्रिय भूमिका निभाती है। इसका योगदान लगभग 9% है। इसकी ऊष्मायन क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से करीब 430 गुना अधिक है। यानी कि यह जो गैस है ओजोन, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक उसमें क्षमता रखती है, जो उससे 430 गुना अधिक है। मीथेन। मीथेन भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में इसका उत्सर्जन कई क्रियाओं तथा विभिन्न स्रोतों से होता है। यह मुख्यतया कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ने, उनके जलने, दलदली तथा जलमग्न धान के खेतों के अलावा दीमक और जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलती रहती है और वायुमंडल में मिल जाती है। वायुमंडल में इसकी प्रतिवर्ष 1% की दर से वृद्धि हो रही है। इसकी ऊष्मायन क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 36 गुना ज़्यादा है और संपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में मीथेन का योगदान कुल 20% है। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड अवरक्त यानी इंफ्रारेड प्रकाश किरणों को शोषित करके वायुमंडल को गर्म करती है। यह गैस मुख्यतया भूमि में नाइट्रोजनीय, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों और उर्वरकों के नाइट्रिफिकेशन के दौरान बीच में बनने वाली गैस है, जो वायुमंडल में निकलती रहती है। धान के जलमग्न खेतों के सूखने तथा पुनः भरते सूखते रहने से अमोनिया का नाइट्रेट तथा नाइट्रेट का नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित होना एक प्रक्रिया है, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन तथा नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जमीन से जब नाइट्रोजन का उत्सर्जन नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में होता है तो इसे डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, जो मुख्यतया सूखे धान के खेतों में पानी भरने के दौरान निकलती है। इस गैस की सांद्रता वायुमंडल में बहुत कम होती है, परंतु इसकी गर्माहट क्षमता मीथेन से भी अधिक है और ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका योगदान करीब 5% है।
अंत में आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में जानते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के परमाणुओं के संयोग से बना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। धरती का तापमान बढ़ाने में इसका 20% का योगदान है। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता क्या है? वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। वैश्विक उष्णता हम किसे कहते हैं? यह पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है। यह मानव द्वारा वन विनाश और जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण होता है। तो मानव द्वारा जो वन का विनाश हो रहा है और जीवाश्म ईंधन का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कि वैश्विक उष्णता का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रेफ्रिजरेटर, कूलरों, एयर कंडीशनर और दूसरी मशीनों के अधिकाधिक इस्तेमाल का नतीजा यह हुआ है कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इससे सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करने वाली ओजोन परत में छेद हो गया है। पृथ्वी ग्रीन हाउस प्रभाव के चलते गर्म होती जा रही है। पृथ्वी के अंदर सामान्य दर से लगातार अधिक गर्म होने की प्रक्रिया को ही ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ताप में वृद्धि कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो बढ़ोतरी हो रही है वो किस लिए हो रही है? हमारे रेफ्रिजरेटर, कूलरों और एयर कंडीशनरों की अधिक से अधिक प्रयोग के, अधिक से अधिक इस्तेमाल के कारण हो रहा है, जिससे ओजोन होल यानी ओजोन परत में छेद हो चुका है। ओजोन परत के छेद या इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो हानि होती है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यदि यह ग्रीन हाउस गैसें इसी रफ्तार से बढ़ती रही है तो अनेक बीमारियों के फैलने, प्राकृतिक आपदाओं के विकट होने के साथ साथ समुद्र स्तर के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे विश्व के लगभग 100 करोड़ लोग एवं 1/3 कृषि प्रभावित हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण जलवायु गर्म होने का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में बढ़ना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जाएगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण अन्न उत्पादन के लिए जंगलों का सफाया होता जा रहा है। लकड़ियां ईंधन के रूप में प्रयोग की जा रही है, जिससे हानिकारक गैसों में वृद्धि होती जा रही है। तो बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक कारण है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से जंगलों की कटाई अधिक से अधिक हो रही है, और जंगलों की कटाई से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती है उन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग की जा रही है, जिससे हानिकारक गैसों में वृद्धि होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन मानव की विभिन्न गतिविधियों जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, बढ़ते परिवहन आदि के कारण पृथ्वी के तापमान में हुई वृद्धि से जलवायु में हुए बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसका प्रभाव हम मौसम के बदलते मिजाज, जैसे सर्दी में गर्मी और गर्म मौसम में ठंड। तो हम देखते हैं कि मौसम आजकल जो बदलते जा रहा है, सर्दी में भी हमें गर्म लगती है और गर्म के मौसम में ठंड। अमेरिका में आए समुद्री तूफान कैटरीना, अल नीनो आदि में देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र तटीय देशों तथा लोगों के बह जाने, बाढ़, सूखे, गर्म हवाओं से संबंधित स्वास्थ्य परेशानियां, बंजर भूमि का बढ़ना, कृषि क्षेत्र का घटना तथा खाद्य संकट पैदा होना, पानी की कमी होना, जीव जंतुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने आदि जैसी समस्याओं के पैदा होने की संभावना है। तो ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्रीन हाउस का जो स्तर बढ़ते जाने से हम अपने जलवायु परिवर्तन में भी बहुत सारी परेशानियां देखते हैं। हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम, तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि मानव जनित हरित गृह प्रभाव का एक प्रमुख दुष्परिणाम है। प्रकृति में हरित गृह गैसों का बढ़ना इसका प्रमुख कारण है। तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी पर अनेक जलवायु परिवर्तन हो जाएंगे।
मौसम में उत्पन्न हो रही विसंगतियाँ इसी का परिणाम है। तो हरित गृह प्रभाव से लगातार तापमान में वृद्धि होती जा रही है। वर्षा में वृद्धि। हरित गृह के प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जलीय भागों से वाष्पीकरण अधिक होगा, इसके फलस्वरूप वर्षा अधिक होगी। तो वर्षा में वृद्धि भी इसका एक दुष्परिणाम है। ध्रुवों की बर्फ का पिघलना। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुवों एवं पर्वत चोटियों की बर्फ पिघलने लगेगी। जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रही है। समुद्रों के जलस्तर में वृद्धि। विश्व के औसत तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुवीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों के बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुद्र तटीय भाग जल में डूब जाएंगे। कृषि पर प्रभाव। हरित गृह प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन होगा, जिससे कृषि भी प्रभावित होने लगेगी। यानी कि हमें जिस महीने में वर्षा की जरूरत पड़ेगी, वर्षा उस महीने में ना होकर अन्य महीनों में होने लगेगी। जीव जंतु एवं वनस्पतियों पर प्रभाव। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण जिन जीव जंतुओं की ताप सहन करने की क्षमता कम है वे नष्ट हो जाएंगे। समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी होने के कारण तटवर्ती बागों की वनस्पति जलमग्न हो जाएगी। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के उपाय। हरित गृह प्रभाव के कारण संपूर्ण जैव मंडल के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख उपाय निम्न है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि रोकना। हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक योगदान करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में हो रही वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए जीवाश्मीय ईंधन के जलाने में कमी करना आवश्यक है। इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो अधिक होता है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि को रोकना चाहिए और हमें ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि को रोके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पत्ति कम हो। वन क्षेत्रों का विस्तार करना। हरित गृह प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर हो रहे वन विनाश को रोकने के साथ ही वन क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को रोकना। विश्व में तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए समुचित कारगर उपाय किए जाने चाहिए। वाहनों तथा उद्योगों में उपकरण लगाना। वाहनों तथा उद्योगों में इस प्रकार के उपकरण लगाए जाने चाहिए जिससे प्रदूषित गैस से कम निकले तथा वायुमंडल में जाने से पूर्व ही उनका विघटन हो जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं एयर कंडीशन, फ्रिज, तो इन सब का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रासायनिक खादों का सीमित प्रयोग। कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसके स्थान पर जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपके लिए चैनल हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला टॉपिक पर वीडियो बहुत जल्द आएगी, तो तब तक के लिए वीडियोस देखते रहें और सीखते रहें।